भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, अब उसका चैप्टर। शेयर मार्केट क्रैश, रुपया गिर रहा, सोना चांदी डाउन, महीने भर में 45 लाख करोड़ का नुकसान कहां जाकर रुकेगा। ईरान वॉर के बीच राहुल ममता का पीएम मोदी पर नया अटैक, क्यों बोले कि भयंकर भूकंप आने वाला है। 25, 50 और 100 ml की बोतल में पाकिस्तान में पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान में कैसे गजब हाहाकार मच गया है, अब इसका चैप्टर। देखिए, देखते देखते ईरान युद्ध को 1 महीना हो गया और इस महीने भर में दुनिया भर में लोगों को नुकसान हो रहा है। आज भी मार्केट क्रैश हो रहे हैं, पैसा डूबता चला जा रहा है, तेल के दाम किसी के संभाले नहीं संभल रहे, दुनिया भर के देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कहीं कहीं तो एनर्जी लॉकडाउन लग चुका है, बूंद बूंद फ्यूल बचाने की जंग चल रही है और बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति है। इस तरह के क्राइसिस में भारत अछूता तो नहीं रह सकता, तो भारत पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि दूसरे देशों से भारत बेहतर स्थिति में, पेट्रोल डीजल सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हालात जैसे भी हैं, इस पर संसद में चर्चा कराइए। कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि चुनाव के बाद मोदी सरकार न गैस देगी न कैश। तेल और युद्ध को लेकर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, कौन क्या क्या कह रहा है, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कैसे पलटवार किया है, गिरते रुपये की सच्चाई क्या है। एक तरफ पेट्रोल डीजल सिलेंडर को लेकर डर है, उधर शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर भी डर है। मार्केट आज फिर भयंकर गिरा है, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। सरकार क्या अपडेट दे रही है, समंदर के रास्ते कितने टन एलपीजी के जहाज आ रहे हैं, केरोसिन को लेकर सरकार क्या कह रही है, दुनिया के बाकी देशों में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मच गया है, भारत के लिए एक अच्छी खबर क्या आई है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो खतरनाक है। ये जो पश्चिम एशिया की परिस्थिति है, एलपीजी का क्राइसिस है, कच्चे तेल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ईरान अमेरिका युद्ध के 1 महीने बाद अब भारत में ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि युद्ध को लेकर देश की राजनीति में कैसे बवाल मचा है। लोकसभा में आज युद्ध के हालात पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की सांसद प्रियंका वाड्रा और मनीष तिवारी ने क्या कहा है, पहले सुनिए एक बार। ये जो पश्चिम एशिया की परिस्थिति है, एलपीजी का क्राइसिस है, कच्चे तेल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। पटल पर रखे जा हम लोग डिबेट मांग रहे हैं वेस्ट एशिया में जो जंग हो रहा है उस पर, क्योंकि पूरा देश संकट में है। आप सब जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत हो गई है और मुश्किल और संकट आ रहा है और भी। तो हम लोग डिस्कशन चाहते हैं, तो आशा है कि सरकार डिस्कशन कराएगी। विपक्ष युद्ध के हालात पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो लगातार विपक्ष के संपर्क में, प्रधानमंत्री मोदी खुद बयान दे चुके हैं, इसलिए अभी संसद में जो चीजें तय हैं उस पर बात होनी चाहिए। इसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। चुनाव प्रचार में भी पेट्रोल डीजल सिलेंडर मुद्दा बन गया है। आज राहुल गांधी ने केरल में प्रचार किया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक भूकंप आने वाला है, तेल के दाम भयंकर बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि लोगों के हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी। You see what is going on in the Middle East. There is an economic earthquake that is coming. It is visible. Fuel prices, petrol prices are going to skyrocket. Earthquake that is coming. राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है इस आर्थिक भूकंप से बचाने के लिए। वो केरल के सीएम से पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है। हिमाचल में आपने जो किया है वही ब्लूप्रिंट सबको दे दीजिए सर, वही कर देते हैं देश भर में। आपकी इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकार है, आप जो कर रहे हैं कि जिससे भूकंप नहीं आएगा, वो देश भर में लागू कर दीजिए, दे दीजिए। भाई ये मिलके लड़ने वाला संकट है। जैसे कोरोना आया था और कोरोना के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, इसलिए ये ना कहिए कि हम एकदम खत्म हो जाएंगे। हां, संकट है, मिलके लड़ना होगा।
अभी सरकार ने जो है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई है। हालांकि मुझसे आप पूछिए तो मैं तो कहता कि तेल कंपनियों को फायदा मत दीजिए, उनको राहत मत दीजिए। अभी पिछले 4-5 साल से तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, महीने भर नहीं संभाल सकती थी, 6 महीना वो दुख दर्द नहीं सह सकती थी। आम आदमी को तकलीफ नहीं हो रही है, आम आदमी को भी तो नुकसान हो रहा है। कईयों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, कईयों का रोजगार चला गया, वो गांव चले गए। ये संकट की स्थिति है। सरकार को अभी एक एक पैसा जो है वो कई जगह लगाना पड़ सकता है। आगे कहां जाके युद्ध रुकेगा अभी पता नहीं। 10 तरह के संकट आएंगे, जगह जगह पैसा खर्चा करना होगा। ये तेल कंपनियों को सबसे ज्यादा आग लगी हुई थी कि नहीं हमको नुकसान हो रहा, हमको नुकसान हो रहा है। और जब मुनाफा हो रहा था तब खैर इधर राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है, उधर बंगाल में अपने किले को बचाने में जुटी सीएम ममता बनर्जी भी युद्ध के इंपैक्ट को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभी गैस नहीं मिल रही तो लोगों को कैश दिया जा रहा है। चुनाव के बाद ना कैश मिलेगा ना गैस। सुनिए ममता बनर्जी। মানুষ গ্যাস পাবে না, ইলেকশনের আগে দেবে ক্যাশ, আর ইলেকশনের পরে গ্যাসও বন্ধ, ক্যাশও বন্ধ। এটা বিজেপির খেলা। यानी यहां संकट के बीच तेल और गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर भयंकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। इधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को घेर रहा है, पेट्रोल सिलेंडर को लेकर सवाल उठा रहा है, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के रोल को लेकर सवाल हो रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन में शामिल सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में पीएम मोदी अहम रोल निभा सकते हैं क्योंकि उनके सबसे अच्छे संबंध हैं। हम तो चाहेंगे कि वॉर जल्दी खत्म हो और इसमें जो रोल वजीर आजम साहब अदा कर सकते हैं वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ। अब अगर ट्रंप साहब इतनी बेवकूफ़ी करें ये जानते हुए भी कि ईरान पे सालों साल किसी ने राज नहीं किया है, इतना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। रविवार को पीएम मोदी ने केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को बहुत कुछ सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के बीच कांग्रेस खतरनाक बयानबाजी कर रही है। एक बार उनको सुनिए, फिर ग्राउंड पर हालात क्या हैं आपको बताता हूं। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। देखिए, भारत इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले सकता क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ खाड़ी देश है जहां लाखों भारतीय रहते हैं। भारत के सामने चैलेंज यह है कि ईरान के समंदर के रास्ते भारत का ज्यादातर तेल गैस आता है। अब सप्लाई रुकी हुई है तो मैनेज करना होगा। यही काम सरकार कह रही है कि वो पिछले 1 महीने से ट्राई कर रही है। लेकिन दिक्कत है तो दिक्कत है और वो दिख भी रही है। आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर का हाल दिखा रहा हूं। यहां गैस से चलने वाले ऑटो वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कल गैस भराने के लिए ऑटो वालों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और आज तो गैस स्टेशन पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा था। ऑटो एलपीजी की कमी से पूरे संभाजी नगर में करीब 25 से 30 हजार रिक्शा चालकों को रोजी रोटी की कमाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गैस का स्टॉक नहीं होने के बाद भी ऑटो वाले इन गैस स्टेशन के सामने ऑटो लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब गैस आए और वो अपने ऑटो में गैस भरा सके। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई ये अगर युद्ध नहीं रुका तो तरह तरह की परेशानियां जो है ना वो इस देश को मिलकर झेलनी होगी। संभाजी नगर जैसी ऑटो की लंबी लाइन कर्नाटक में भी दिखी। बेंगलुरु में एक गैस फिलिंग स्टेशन पर ऑटो रिक्शा की लंबी कतारें दिखी। यहां गैस स्टेशन पर घंटों के इंतजार के बाद ऑटो ड्राइवरों का नंबर आ रहा था। हालांकि इस क्राइसिस के बीच आज एक अच्छी खबर भी आई। 2 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत पहुंचने वाले हैं। इन दोनों एलपीजी कैरियर पर करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है। ये दोनों जहाज 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच मुंबई और न्यू मैंगलोर पहुंच जाएंगे। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के करीब 28 जहाज फंसे थे। अभी भी वहां 18 जहाज फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोगों की चिंता एलपीजी सिलेंडर को लेकर ही है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें देश देख चुका है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने आज फिर भरोसा दिया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 2 दिनों में 1 करोड़ 4 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। 2 दिनों में 92 लाख सिलेंडर लोगों को दिए गए। कमर्शियल एलपीजी की डिलीवरी भी 70% बढ़ाई गई है। ढाबों, रेस्टोरेंट, प्रवासी श्रमिकों को सिलेंडर देने में प्राथमिकता दी जा रही है।
गैस की कमी से घरों में खाना बनाने का संकट खड़ा ना हो, इसके लिए सरकार ने एक 60 दिनों का इमरजेंसी प्लान भी बनाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एसकेओ यानी सुपीरियर केरोसिन ऑयल बांटने की इजाजत देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। राज्य सरकारों को अपने हर जिले में 2 पेट्रोल पंप को चुनना होगा जहां पर केरोसिन बांटा जाएगा। इन पेट्रोल पंपों पर 5000 लीटर से ज्यादा केरोसिन नहीं रखा जा सकेगा। जो लोग केरोसिन खरीदेंगे उनके लिए शर्त यह है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने उन 21 राज्यों को केरोसिन यानी मिट्टी का तेल का टेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन करने की इजाजत दी है, जो राज्य पहले केरोसिन मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। यह 60 दिन की आपातकालीन व्यवस्था रसोई गैस पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई और इसीलिए विपक्ष पूछ रहा है कि अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो फिर केरोसिन बांटने की नौबत क्यों आ रही है। तो तरह तरह की बातें, चर्चाएं, सवाल उठ रहे हैं, चल रहे हैं। एक रिपोर्ट है, वो भी देखिए। राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे करके तमाम जो होटल है, जो ढाबे हैं, वो अब केरोसिन से संचालित स्टोव की ओर वो अब बढ़ने लगे हैं। जहां राजधानी दिल्ली में पहले जो है केरोसिन बैन था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक गैजेट जारी करते हुए बताया है कि 60 दिनों तक जो है वह केरोसिन पेट्रोल पंप पे बेचा जा सकता है, जहां लोग उसे खरीद सकते हैं। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये कनॉट प्लेस के नजदीक शंकर मार्केट है, जहां पे ये देखिए कि जो स्टोव देख रही है केरोसिन का स्टोव, और केरोसिन के जरिए इस पे खाना पकाया जा रहा है। ये बताइए कि केरोसिन पे क्यों शिफ्ट होना पड़ा आपको? गैस की वजह से। पहले हमारा सारा काम गैस पे होता था, देखिए गैस रखी हुई है, अब वो किनारे हो गया, मजबूरन स्टोव जलाना पड़ रहा है। अभी 1 हफ्ता हमारी दुकान बंद रही थी गैस की वजह से, उसके बाद मजबूरन इसको लाना पड़ा, फिर इससे काम लेना। देखिए, सीधा हिसाब है। किसी घर में अगर 10 रोटी बनती थी, अगर 6 ही बन पा रही है तो 4 रोटी की दिक्कत है। हाँ, मिलजुल के खाना होगा, थोड़ा थोड़ा सबको एडजस्ट करना होगा, ये स्थिति है। यही एलपीजी को लेकर है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में उधर से मिडिल ईस्ट से आ रहा था, वो रुक गया है, तो थोड़ी परेशानी तो होगी, हो रही है लोगों को, और यही वस्तु स्थिति, यही सच्चाई है। हाँ, सब जगह पैनिक है, सब जगह दिक्कत है, ऐसा भी नहीं। पेट्रोल डीजल सिलेंडर के अलावा खाद को लेकर भी आशंका बनी हुई है। आज सरकार ने इसको लेकर भी अपडेट दिया। सरकार ने भरोसा दिया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक है। खरीफ सीजन के लिए 390 लाख टन खाद की जरूरत होगी। युद्ध की वजह से खाद की कीमत बढ़ गई है, लेकिन खाद को सरकारी दाम पर बेचा जा रहा है। 45 किलो यूरिया 266 रुपए की कीमत से बेचा जा रहा है। 50 किलो डीएपी भी 1350 रुपए में बेचा जा रहा है। खाद के प्रोडक्शन, इंपोर्ट और मूवमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। खाद लाने के लिए रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा समेत कई देशों से बातचीत चल रही है। यानी इस सीजन के लिए खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अब अगले सीजन के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उस वक्त तक पता नहीं, युद्ध रुक जाए तो फिर कोई संकट ही नहीं होगा। पूरे देश में गैस संकट के बीच एक बड़ी खुशखबरी सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी ने दी। ओएनजीसी के दमन अपसाइड प्रोजेक्ट से गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने किसी मिशन मोड की तरह पूरा किया। करीब 8,300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को टेंडर मिलने के महज 2 साल के भीतर ऑपरेशनल कर दिया गया है। कल यानी 29 मार्च को इस प्लांट से गैस निकालने का काम शुरू हुआ और इस गैस को सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट भेजा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से निकलने वाली गैस का सीधा फायदा आम आदमी और देश के उद्योगों को होने वाला है। देसी गैस की उपलब्धता से फर्टिलाइजर प्लांट्स की लागत घटेगी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई भी बेहतर हो पाएगी। एक तरफ सिलेंडर, खाद, पेट्रोल, डीजल की चिंताएं हैं क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा ये तो कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ टेंशन पैसा डूबने का भी है। शेयर मार्केट क्रैश पे क्रैश हो रहा है। मार्केट में हर दिन तबाही के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शेयर मार्केट में निवेशकों को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। युद्ध के 31 में से 20 दिन मार्केट खुला और उस दौरान 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, स्वाहा हो गया। यानी हर दिन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 28 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 411 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है। 4 साल में पहली बार ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की हिस्सेदारी 3% से कम हो गई। यानी शेयर मार्केट में तूफान आ रखा है, लोग तबाह हो रहे हैं। उधर युद्ध की तबाही में भी भारतीय रुपया भी रिकॉर्ड गिर गया। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 का आंकड़ा पार कर गया। युद्ध के शुरुआत से लेकर अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 3.5% से ज्यादा गिर चुका है। रुपया एशिया में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गई है।
अब रुपया क्यों गिर रहा है और इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा वो भी बताता हूं। युद्ध के समय जब अस्थिरता का माहौल होता है, इस दौरान डॉलर सेफ हेवन माना जाता है, जिससे बाकी करेंसी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। युद्ध के दौरान मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर जा रहे हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो वो रुपया बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, इससे भी रुपया गिरता है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने केवल मार्च महीने में ही 12 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया भारतीय मार्केट से निकाल लिया है। यह ट्रंप के कुल युद्ध खर्च का 33% है। रुपया कमजोर होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। भारत ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद समेत कई चीजें इंपोर्ट करता है। जब ये सब चीजें महंगी होंगी तो महंगाई बढ़ेगी, परिवहन और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, सब्जियां, दालें, दूसरे खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी तो खपत कम होगी। खपत कम होने से कई सेक्टर्स में मंदी आ सकती है। कई सेक्टर्स में स्लो परफॉर्मेंस से भारत की GDP ग्रोथ पर असर पड़ेगा। पूरा साइकिल है बॉस जो चले जा रहा है। युद्ध से हो रहे आर्थिक नुकसान और रुपए में गिरावट का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। इस पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत मजबूत है, रुपया ठीक चल रहा है। उनके इस बयान पर लोकसभा में हंगामा मच गया। भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। हमारे फाइनेंस फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। वित्त मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि रुपया जो है वो नीचे जा रहा है। मतलब नीचे जा रहा है, लेकिन वो कह रही है कि ठीक कर रहा है। क्योंकि देखिए, दुनिया में जो स्थिति है उसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज पर इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन रुपये पे भी ज्यादा पड़ा है, ये भी दिख रहा है। हाँ, वो ये जरूर ठीक कह रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमें नुकसान तो होगा लेकिन हमारा बेस कमजोर नहीं है। हाँ, रुपया गिर रहा है, ये अलग सच्चाई है। देखिए, युद्ध से नुकसान सबका हो रहा है, लेकिन भारत फिर भी संभल जाएगा। पड़ोस का हाल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप में जिस तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की इतनी किल्लत हो गई कि अब वहां पेट्रोल लीटर में नहीं, मिलीलीटर में बिक रहा है। जैसे पेट्रोल नहीं, कप सिरप बेच रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर बकायदा 25 ml, 50 ml और 100 ml की छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल बेच रहे हैं पाकिस्तान में। जो लोग पेट्रोल भराने जा रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 50-100 ml पेट्रोल में उनकी गाड़ी कहां चलेगी। गाड़ी पूछ रही है उसमें 50 ml पेट्रोल डालने पे कि कप सिरप पिला रहे हो क्या जी, मैं खांस रही थी क्या। यह हालत हो रखा है पाकिस्तान में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में संकट है, हमारे यहां भी परेशानियां हैं, लेकिन आज की डेट में भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में। अब आप देखिए कि युद्ध कैसे दुनिया के बाकी देशों पर असर डाल रहा है। दक्षिण कोरिया में लोगों को थोड़े पानी से ही नहाने की अपील की जा रही है, क्योंकि वहां पानी गर्म करने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब वहां गैस की कमी हो गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री तो छोटी बाजू वाली शर्ट पहनकर ऑफिस आ रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी हल्के कपड़े पहनकर आएं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी कम लगे और वो सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ी से आए जाएं। मिस्र में शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 2 दिन बंद कर दिया गया है ताकि बिजली बचाई जा सके। श्रीलंका में बुधवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया है ताकि लोग तेल गैस बचाएं, घर से कम निकलें। लाओस ने तो स्कूलों के खुलने का टाइम घटाकर सप्ताह में सिर्फ 3 दिन कर दिया है, यानी 4 दिन की हफ्ते में छुट्टी रहेगी। खाद की कमी से ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की बुआई कम हुई। दुनिया के 1/3 खाद का निर्यात हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, अब वहां से खाद आनी बंद हो गई। दुनिया का नए टेक्सटाइल हब बांग्लादेश में एयरपोर्ट पर कपड़ों का ढेर लग गया है। वहां एयर फ्यूल की कमी से फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। दुबई और दोहा में कैंसर की दवाएं समय पर नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि वहां कार्गो हब में शटडाउन हो गया है। पेट्रोकेमिकल्स से बने ट्रैक सूट महंगे हो सकते हैं। पार्टियों के लिए गैस वाले गुब्बारे मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कतर से हीलियम गैस का एक्सपोर्ट रुक गया है। बहरीन और सऊदी अरब में फॉर्मूला 1 रेस रद्द कर दी गई है क्योंकि यहां मिसाइलें गिरने का खतरा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन के डर से होम लोन महंगा हो गया है, जिससे घर खरीदना और महंगा हो गया है। और अगर यही हाल रहा तो चाइना में भी चीनी भी महंगी हो सकती है क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। अगर तेल के दाम बढ़े तो वहां के शुगर मिल्स चीनी बनाना छोड़कर बायोफ्यूल बनाने लगेंगे, जिससे चीनी की कमी हो जाएगी। तो भाई, दुनिया में तबाही मच रखी है।
और यह वक्त है एकजुट होकर, सिर्फ और सिर्फ भारतीय के तौर पर चलकर एक दूसरे की मदद करने का, इस संकट में एक दूसरे का साथ देने का। जहां कमी है सरकार से सवाल कीजिए, पूछिए, बताइए, हम लोग भी पहुंचाएंगे, इधर कमी है सर ठीक कीजिए। ऑपोजिशन को भी इस वक्त देश के साथ खड़े होकर काम करना होगा, इस सब के लिए जरूरी है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ईरान अमेरिका वॉर में ऐसा क्या होने वाला है कि दुबई अबू धाबी को लेकर घबरा गए लोग। शाहरुख खान से लेकर रोनाल्डो तक ने जिस दुबई में इन्वेस्ट किया, वहां युद्ध ने क्या हाल कर दिया। ईरान का ऐसा प्लान, क्या जल जाएगा खाड़ी का तेल, बूंद बूंद पानी को तरसेगा गल्फ, क्या होने वाला है अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया में इस वक्त दुबई की बड़ी चर्चा हो रही। दुबई का क्या होगा, क्योंकि जिस दुबई को अभी तक जन्नत की तरह देखा जाता था, वहां ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स ने महीने भर से कोहराम मचा रखा। जिस दुबई की दुनिया भर में चकाचौंध थी, वहां के शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी बिल्डिंग्स पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कब ईरान की मिसाइल किसकी जान ले लेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरा दुबई तबाह हो गया। यूएई की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई, लेकिन दुबई बिना किसी बात के, जैसे हम फंसे हैं वैसे वो भी फंसा हुआ है और इसको इंपैक्ट झेलना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में ईरान की तरफ से दनादन अटैक हुए हैं, जिसके बाद दुबई में एयर डिफेंस भी कई बार नाकाम साबित हो रहा है। दुबई के बारे में कहा जाता था कि यह सबसे सेफ है, जहां दुनिया के मशहूर हस्तियों के घर हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने निवेश कर रखा है। वो दुबई वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा, किसी ने सोचा ही नहीं था। अमेरिका के एक्सपर्ट ने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर यूएई युद्ध में कूदा तो बर्बाद हो जाएगा। दुबई से लेकर अबू धाबी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि अगर यूएई ने कोई गलती की तो यूएई का तेल तो तबाह हो ही जाएगा, दुबई जैसे शहर में पीने के पानी के लिए कोहराम मच जाएगा। दुनिया भर के अरबपतियों का प्लेग्राउंड कहा जाने वाला दुबई कैसे मुसीबत में फंस गया है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। रेगिस्तान के बीच बसे शहर ने दुनिया को दिखा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर कैसे दुनिया में नंबर 1 शहर बना जा सकता है। दुबई को चकाचौंध के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का रहन सहन, लाइफस्टाइल और आलीशान बिल्डिंग दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग और सेलिब्रिटीज ने यहाँ आशियाना बना रखा है। आप देखिए कि पहले दुबई कैसा दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। पहले की सड़कों पर लग्जरी कारें दिखाई देती थी, अब कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी कि पूरा दुबई जो है ना वो घबराया हुआ है। यहां जो हालत है उसे देखने के बाद कोई भी यहां जो है वो घबराएगा ही। कहीं मिसाइल गिर रही है, कहीं ड्रोन अटैक हो रहा है। बुर्ज खलीफा के पास बुर्ज अरब होटल को भी ईरान ने निशाना बनाया था, जिसके बाद पाम जुमेरा आइलैंड पर भी हमले किए गए। यहां पर दुनिया की सबसे नामचीन हस्तियों के घर हैं। दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डिजाइन किया गया, ना कि मिलिट्री जोन के तौर पर। इसलिए जब ईरान ने दुबई पर हमले शुरू किए तो लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से यूएई पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, जिसमें से 1941 ड्रोन और 15 क्रूज मिसाइल और 425 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। सिर्फ एक दिन में 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को और 37 ड्रोन को हवा में ही रोक दिया गया। ईरान के हमले में 8 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से एक दुबई का नागरिक था। इन हमलों से दुबई में ऊंची इमारतें, फेयरमोंट द पाम होटल और हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। किसी भी खाड़ी देश के मुकाबले यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के हमलों ने यूएई और दुबई मॉडल को हिला के रख दिया। जिस सोच के साथ दुबई को डेवलप किया गया था, अब वो सोच डगमगा रही है कि दुबई को लेकर लोगों के मन में परसेप्शन क्या बदल जाएगा। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश ईरान के खिलाफ हमलों में उसका साथ दें, लेकिन ऐसा करना यूएई के लिए कितना घातक हो सकता है, इसके बारे में मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने चेतावनी दी कि अगर यूएई जंग में शामिल होता है तो दुबई और अबू धाबी तबाह हो सकते हैं। ये तो रिजॉर्ट वाले इलाके हैं, ये पर्यटन स्थल हैं, ये कोई किलाबंद मिसाइल डिफेंस एरिया थोड़ी हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां अमीर लोग पार्टियां करने और अपना पैसा लगाने आते हैं। यूएई ने खुद को फंसा लिया है और वो अपनी गलतियों को लगातार दोहराता जा रहा है। यानी एक ऐसा शहर दुबई या आप कहिए अबू धाबी या फिर पूरा यूएई, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया है, शाहरुख खान से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बड़े बड़े लोग, वो सारी जगह जो है अब संकट में घिरी।
कई लोग तो सवाल उठा रहे हैं दुबई में क्या जो रियल एस्टेट है उसकी कीमत गिरने वाली है या गिर गई है, क्या होगा आगे।